फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। लास्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद से हटाना। भारत अपने न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कैसे करता है, तो ये कॉलेजियम व्यवस्था इसमें दे रखी है न्यायाधीशों की नियुक्ति से रिलेटेड। तो कॉलेजियम व्यवस्था क्या है? ये एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ वरिष्ठतम जो न्यायाधीश हैं ये उच्च न्यायपालिका के लिए नियुक्तियों की सिफारिश करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति निर्णय कौन लेता है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय उसका कॉलेजियम भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस कितने 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। राष्ट्रपति द्वारा अंतिम नियुक्ति, तो जो राष्ट्रपति है ये कॉलेजियम है उसकी सिफारिश के आधार पर औपचारिक नियुक्ति करते हैं। उच्च न्यायालय की नियुक्ति प्रक्रिया, तो इसमें 3 चरण हैं, चरण 1, 2, 3। चरण 1 में क्या होता है, इसमें उच्च न्यायालय कॉलेजियम है वो शुरुआत करता है और फिर उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं और 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं ये उम्मीदवार होते हैं। चरण 2 में क्या होता है, जो सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम है वो समीक्षा करता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस सर्वोच्च न्यायालय उसके 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं ये प्रस्ताव नाम है उनकी समीक्षा करते हैं। और थर्ड में क्या हो जाता है, फिर औपचारिक नियुक्ति हो जाती है। राष्ट्रपति है वो औपचारिक रूप से न्यायाधीश है उसको उच्च न्यायालय में नियुक्त करते हैं। न्यायाधीश है उनको पद से हटाने से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, तो आर्टिकल 124(4) यह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है उनको हटाने से संबंधित है। हटाने का आधार सिद्ध कदाचार और अक्षमता हो सकते हैं। हालांकि जो संविधान है उनमें ये जो आधार है इन आधारों को परिभाषित नहीं करता है संविधान हमारा। अनुच्छेद 124(5) तो ये संसद को अधिकार देता है कि वह अनुच्छेद 124(4) है उसके तहत किसी प्रस्ताव के प्रस्तुत किए जाने की तथा जो न्यायाधीश है उनके कदाचार या असमर्थता की जांच और सिद्ध करने की प्रक्रिया का कानून के जरिए विनियमन कर सकेगी। ये जो प्रक्रिया है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 द्वारा विनियमित होती है। यह अधिनियम संसद ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(5) है उसके तहत बनाया है। विशेष बहुमत की आवश्यकता, तो उस सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कुल सदस्य हैं उनके कम से कम कितने 2/3 सदस्य हैं उनके द्वारा, तो ये होती है विशेष बहुमत। अनुच्छेद 217(1)(b) तो ये हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं उनको हटाने से संबंधित है। तो हमें याद रखना है ये किससे रिलेटेड है, 217(1)(b) जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं उनको हटाने से संबंधित है। में प्रावधान किया गया है कि किसी हाईकोर्ट के न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा उसी रीति से पद से हटाया जा सकता है जिसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुच्छेद 124 के खंड 4 है उसमें उपबंधित किया गया है। अनुच्छेद 218 देखें तो ये अनुच्छेद 124 के खंड 4 और खंड 5 है उसकी प्रयोज्यता को हाई कोर्ट तक बढ़ाता है। अब तक किसी भी न्यायाधीश है उसको पद से नहीं हटाया नहीं गया है। संविधान में जो न्यायाधीश है उनको पद से हटाने के लिए महाभियोग शब्द है उसका प्रयोग नहीं किया गया है। बोलचाल की भाषा में इस शब्दावधि का उपयोग अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 218 है। इसके तहत जो कार्रवाई है उसके संदर्भ में किया जाता है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 यह महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने से संबंधित प्रक्रिया है उसको विनियमित करता है। न्यायाधीश है उनको कैसे हटाया जाता है, ये भारत में क्या है, संवैधानिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? संवैधानिक प्रक्रिया है। अनुच्छेद 124 है उसमें वर्णित और न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 द्वारा विनियमित एक 4 चरणीय प्रक्रिया है। तो फर्स्ट चरण में क्या है, प्रस्ताव की शुरुआत होती है। लोकसभा के 100 या राज्यसभा के 50 सदस्य हैं उनके द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रस्ताव लाया जाता है। फिर सेकंड चरण है, फिर इसमें क्या होती है, जांच समिति। एक 3 सदस्यीय समिति न्यायाधीश के खिलाफ आरोपी जो भी हैं उनकी जांच करती है। थर्ड चरण में क्या होता है, तो संसदीय अनुमोदन होता है। प्रस्ताव को संसद के दोनों सदन है उनमें विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। कौन सा बहुमत, ये हमें पॉइंट याद रखना है, विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। फिर हमारा फोर्थ चरण, तो इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति का आदेश है। राष्ट्रपति न्यायाधीशों को हटाने के लिए अंतिम आदेश जारी करते हैं। इस प्रक्रिया से न्यायाधीशों को हटाया जाता है। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। अपर न्यायाधीश एडिशनल जजेस, तो हाल ही में जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने बॉम्बे उच्च न्यायालय है इसमें 14 अधिवक्ताओं और अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। अपर न्यायाधीश के बारे में,
तो अनुच्छेद 224 है, उसके तहत इनकी नियुक्ति होती है। नियुक्ति अधिकतम कितनी अवधि के लिए की जाती है? 2 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। और जो नियुक्त न्यायाधीश है वो कितनी 62 वर्ष है उसकी आयु तक ही अपने पद पर बने रह सकते हैं। नियुक्ति के कारण, तो इनकी नियुक्ति किस कारण से हो रही है? तो जब किसी उच्च न्यायालय में कार्यभार में अस्थायी वृद्धि हो, लंबित मामले उनकी संख्या अधिक हो, तब इनकी नियुक्ति की जाती है। न्यायाधीश की स्वीकृति संख्या को स्थायी और अतिरिक्त न्यायाधीश है उनमें 75:25 है उसके अनुपात में विभाजित किया जाता है। जिला न्यायाधीश की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे न्यायिक अधिकारी जिनके पास वकील के रूप में और सेवा में रहते हुए कुल मिलाकर कितने 7 साल का अनुभव है, वे जिला न्यायाधीश के रूप में सीधे भर्ती के लिए पात्र होंगे। कितने साल का, यह हमें पॉइंट याद रखना है, 7 साल का अनुभव हो। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जो संविधान का अनुच्छेद 233 है, इसके तहत वकीलों और सेवारत उम्मीदवार हैं, दोनों को जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। साथ ही 7 वर्ष के जो अनुभव है उसकी शर्त अब न्यायिक अधिकारी है उन पर भी लागू होगी। जिला न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति तो अनुच्छेद 233 है, इसमें ये किससे संबंधित है? ये जिला न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति से संबंधित है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 233। नियुक्ति प्राधिकारी, तो राज्य में जिला न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा संबंधित हाई कोर्ट से परामर्श करके की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अधिकरण, ट्रिब्यूनल्स। तो ये भी सुर्खियों में क्यों है? तो हाल ही में जो उच्चतम न्यायालय है उसने विभिन्न अधिकरणों के सदस्य हैं उनकी नियुक्ति, कार्यकाल तथा सेवा शर्तों से संबंधित अधिकरण सुधार अधिनियम 2021 है, उसके प्रावधान है उनको असंवैधानिक घोषित करते हुए इसको निरस्त कर दिया है। भारत में अधिकरण ट्रिब्यूनल प्रणाली क्या है? तो उत्पत्ति कैसी हुई और इसका विकास? तो 1969 है, उसमें प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग फर्स्ट ARC द्वारा अनुशंसित है। 42वां संशोधन 1976 है, इसने स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर प्रशासनिक अधिकरण उनकी स्थापना की थी। वित्त अधिनियम 2017 है, तो इसने अधिकरण है उनका पुनर्गठन किया, जिससे उनकी संख्या जो 26 थी उससे घटकर कितनी रह गई? 19 कर दी गई थी। संवैधानिक आधार, तो अनुच्छेद 323A है, यह प्रशासनिक अधिकरण CAT है, उसकी स्थापना इसी के तहत हुई है। अनुच्छेद 323B है, तो ये अन्य मामलों के लिए अधिकरण है। सर्वोच्च न्यायालय 2010, तो अनुच्छेद 223B है, इसके तहत मामले अनन्य नहीं है। विधायिकाएं 7वीं अनुसूची के विषयों पर अधिकरण बना सकती हैं। कैट का क्षेत्राधिकार, तो संघ और उसके प्राधिकरण हैं उनके तहत लोक सेवा के उनकी भर्ती और सेवा शर्तों से ही संबंधित सभी सेवा मामले। क्षेत्राधिकार की बात करें तो विषयवार परिभाषित होता है। कुछ अधिकरणों के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार भी होता है। अपील उच्च न्यायालय में होती है, कुछ मामलों में सीधे सर्वोच्च न्यायालय में। अधिकरण और न्यायालय उनके बीच अंतर क्या है? तो स्थापना, तो जो अधिकरण की स्थापना कैसे हुई है? संसद के अधिनियमों द्वारा हुई है। और न्यायालय की स्थापना यह भारत के संविधान द्वारा हुई है। संसद के अधिनियम द्वारा जो अधिकरण है ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 323A केंद्र व राज्य स्तर पर प्रशासनिक अधिकरण और अनुच्छेद 323B है कराधान भूमि सुधार जैसे अन्य मामलों के लिए जोड़कर यह शामिल किया गया है और इसकी अनुशंसा स्वर्ण सिंह समिति द्वारा हुई थी। उद्देश्य की बात करें तो अधिकरण का उद्देश्य विशिष्ट मामले उन पर विवादों और शिकायतों का समाधान करना और न्यायालय का क्या उद्देश्य है? अपने अधिकार क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की व्याख्या करना और उसे बनाए रखना तथा दीवानी व फौजदारी मामले उन पर निर्णय देना। इस प्रक्रियात्मक अनुपालन की बात करें तो अधिकरण का क्या है? विशिष्ट प्रक्रियाओं से बाध्य नहीं बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर संचालित होता है। ठीक है, ये हमें पॉइंट याद रखना है कि कौन सा न्याय उस सिद्धांत पर ही संचालित होता है, तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर ही संचालित होता है। न्यायालय की बात करें तो ये प्रक्रिया संहिताओं से बाध्य है। सदस्य की बात करें तो अधिकरण में कौन होता है? न्यायिक और विशेष ज्ञान रखने वाले विशेषज्ञों का मिश्रण होता है इसमें। और न्यायालय में कौन होता है? इसमें केवल न्यायिक सदस्य होते हैं। शक्तियों की बात करें तो अधिकरण है उसको उन कानूनों तक सीमित जिनके अंतर्गत इन्हें स्थापित किया गया है। और न्यायालय है ये निर्णय लेने से पहले सभी अधिनियमित कानून है उनका उपयोग करने का इनको अधिकार है।
टॉपिक है हमारा भारत में विधिक सहायता, लीगल एड इन इंडिया। तो ये भी सुर्खियों में क्यों है? हाल ही में जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 है, इसके कार्यान्वयन के कितने 30 वर्ष पूरे हुए हैं। ये अधिनियम 9 नवंबर 1995 को लागू किया गया था। कब किया गया था लागू? 9 नवंबर 1995 को। और इस दिन को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस है उसके रूप में मनाया जाता है। विधिक सहायता हेतु संवैधानिक प्रावधान, तो अनुच्छेद 39 से इसमें क्या है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया था और यह राज्य को निशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 21, तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसके अंतर्गत निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करना एक मूल अधिकार के रूप में निहित है। अनुच्छेद 22(1), तो ये गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के विधिक व्यवसायी अधिवक्ता है उसे परामर्श करने और अपना बचाव करने के अधिकार की गारंटी प्रदान करता है। अनुच्छेद 14 में क्या है, तो ये सुनिश्चित करता है कि भारत का जो राज्य क्षेत्र है उसमें किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधियों का जो समान संरक्षण उससे वंचित ना किया जाए। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के बारे में देखते हैं। तो ये 1995 में अस्तित्व में आया। इस अधिनियम के तहत निशुल्क और पर्याय विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए एक त्रिस्तरीय प्रणाली स्थापित की गई। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश है, वो इसका क्या होता है, वो इसका प्रमुख होता है। राज्य विधिक या सेवा प्राधिकरण सालसा, तो उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो इसका प्रमुख होता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डलसा, तो जिला न्यायाधीश है वो इसका प्रमुख होता है, जिला न्यायाधीश। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है, इसकी धारा 341। तो इसमें जो कुछ मामले हैं उनमें जहां अभियुक्त के पास विधिक सहायता के लिए साधन नहीं है वहां राज्य के खर्च पर अभियुक्त को कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। सरकार द्वारा उठाए गए कदम, दिशा डिजाइन इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एसेस, तो भारत में न्याय तक समग्र पहुंच के लिए नवीन समाधान डिजाइन करना। टेलीलॉ, न्याय बंधु, प्री बोनो कानूनी सेवाएं कार्यक्रम, न्याय मित्र कार्यक्रम, लोक अदालत, ये सब सरकार द्वारा उठाए गए कदम हैं। नोट देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, तो निशुल्क विधिक सेवाओं में लाभार्थी हैं उनको केंद्र या राज्य सरकार की जो भी कल्याणकारी योजना है उन तक पहुंच बनाने में सहायता और परामर्श प्रदान करना भी शामिल है ताकि उनकी जो न्याय तक समग्र पहुंच है वो सुनिश्चित की जा सके। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के बारे में देख लेते हैं। तो यह एक विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 है। इसके तहत गठित एक कैसा निकाय है, ये एक वैधानिक निकाय है। इसका उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य समाज के जो कमजोर वर्ग हैं इनको निशुल्क और उचित विधिक सेवाएं प्रदान करना है। कार्य की बात करें तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिए नीतियां, सिद्धांत व दिशा निर्देश तैयार करना और प्रभावी योजनाएं बनाना ताकि वे पूरे देश में विधिक सेवा कार्यक्रम को लागू कर सकें। कानूनी सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करना और विवाद है उनके सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालत है उनका आयोजन करना आदि। अब देखते हैं निःशुल्क विधिक सहायता के लिए पात्रता क्या क्या है। तो ये इसके लिए पात्र है महिलाएं और बच्चे, औद्योगिक कामगार, मानसिक रूप से अक्षम या अन्यथा दिव्यांग व्यक्ति, संविधान के अनुच्छेद 23 में संदर्भित मानव तस्करी या बेगार के पीड़ित व्यक्ति, वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जो राशि है उससे कम है यदि मामला उच्चतम न्यायालय के अतिरिक्त किसी अन्य न्यायालय में है, और 5 लाख रुपए से कम है यदि मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष है। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य, सामूहिक आपदा, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक आपदा के पीड़ित, संरक्षण गृह, किशोर गृह या मनोरोग अस्पताल में हिरासत में रखे गए व्यक्ति, ये सारी निःशुल्क विधिक सहायता है उसके लिए ये सब पात्र हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाली क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।